आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास स्क्रीन पर। और ये देखिएगा, ये एक बार ग्राफ दिया हुआ है। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट अपियर्ड फॉर अ एग्जाम पर डे। अब जब एवरेज की बात आती है तो एवरेज का फॉर्मूला कहता है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब ये ऑब्जर्वेशन क्या है? ये है 1 2 3 4 5 6, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी हो गई? 6। सम की बात करें तो ऑब्जर्वेशंस का सम, पहली ऑब्जर्वेशन है 2200 की, दूसरी ऑब्जर्वेशन 1800 की। ये सभी ऑब्जर्वेशंस का सम हम करेंगे, हमें मिलेगा 15,300। डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, हमें आंसर मिलेगा 2550। इतना ही करना है, आपका सोल्यूशन हो गया। एक थोड़ा सा थॉट प्रोसेस, किस तरह से चीज़ें सोचनी है, और अगर दूसरे तरीके से भी सोचना चाहें तो जब आपको पता चला कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर ये 6 हैं और हमारा जो भी यहाँ पर सम होगा वो 6 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब जो आंसर आपको गेट होगा यानी कि एवरेज, वो आपको ऑप्शंस में अवेलेबल है, वो भी आपका कहीं ना कहीं 3, 2 और 6 का मल्टीपल होगा। राइट, ठीक है जी। अब आप देख सकते हो 5 और 2 7, अगर मैंने ये डिजिट्स का सम किया यहाँ पर 5 और 2 7 आया तो ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये 3 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो नहीं करता। 6 और 2 8, ये भी 3 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो नहीं करता। अब सिर्फ 2 ऑप्शन बच गए। लेकिन जब आप यहाँ पर सम करने लगेंगे ना, तो ये सम आपका 15,000 क्रॉस करेगा, और 2400 गुना 6 करेंगे तो आपको 1440 मिलेगा, 400 मिलेगा। 24 गुना 6 करेंगे 144 होता है, 2 जीरो चिपकाओगे। इसका मतलब आपको पता चल जाएगा 2400 भी आंसर नहीं होगा, आंसर सिर्फ एक है, ऑप्शन नंबर 4, 2550। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे सामने, और जैसे ही हमने क्वेश्चन देखा हमें पता चला हमें वैल्यू निकालनी है गिवन इक्वेशन की, लेकिन 2 नंबर सेम है जिनको मल्टीप्लाई किया गया है, यहाँ पर भी है, और ये माइनस के साथ है, कुछ टर्म्स हमें दिखाई दी। यहाँ पर हमें ये वही नंबर दिखाई दिया जो ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है। ठीक है जी, हम मान लेते हैं ये A² है, ये B² है, और जैसे ही AB² हमने देखा, हमें ये ध्यान में आया कि ये तो हो सकता है A² माइनस A² प्लस B² माइनस 2AB का फॉर्मूला बन रहा हो, तो हमने क्या किया, A माइनस बी का होल स्क्वायर किया। अब ए ऊपर हमें पता है 1.66 है और बी पता है 0.66 है, दोनों को माइनस करेंगे हमें मिलेगा 1, और 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। ये रहा आंसर। ठीक रही बात। ये चीज़ जो मैंने स्क्रीन पर लिखी, इसकी लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, आप लोग मुंह ज़बानी इसका आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे सामने। द डिस्टेंस बिटवीन, ये मैंने ना स्क्रीन पर ऑलरेडी बना दिया आप लोगों के लिए ताकि ये बनाने में टाइम खराब ना हो। द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड जेड 442 किलोमीटर बोला गया है, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा। बोला है कि एक एक्सप्रेस ट्रेन है, वो 6 बजे एक्स वाले पॉइंट से निकल जाती है और जेड पर उसको पहुंचना होता है। 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चल रही है। बीच में अगर वो 45 मिनट कहीं पर रुकती है खाने पीने के लिए, सवारी को खिलाने पिलाने के लिए, तो जेड पर वो कितने टाइम में पहुँचेंगे, किस टाइम पर पहुँचेंगे, हमें बताना है। जब हमें क्या बताना है, आप ध्यान दीजिएगा, हमें बताना है टाइम। टाइम के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे। अब डिस्टेंस हमें पता है 432 किलोमीटर है, और स्पीड हमें पता है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। 9 8 72, 9 चौक 36, 9 8 72, 8 6 48। कहने का मतलब आंसर कितना आ गया, 6 आवर आ गया। किसका? कि भाई 432 किलोमीटर 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 6 घंटे में तय कर लिए जाते हैं। अब 45 मिनट और जोड़ दो जो उसने बीच में ख़राब किए या रुके। अब कब से काउंट करना है? सुबह के 6 बजे से काउंट करना है। 6 बजे से अगले 6 घंटे के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो 12 बज गए, और ये 45 मिनट और ऐड कर देता हूँ तो 12 बजकर 45 मिनट हो गए। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी चीज़ बताऊँ आपको, यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि कुछ ऊपर ऐसे लिखा हुआ है। अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया तो डायरेक्ट यहीं पर डिवाइड करो, यहीं पर टाइम निकालो, यहाँ पर करो, यहीं पर टाइम निकालो और ऐड कर दो। ठीक है ना। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ये भी कुछ अपना आ गया, नंबर्स टेबल। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन में बोला गया है कि एक टेबल दी हुई है जिसमें हमें दिया गया है नंबर ऑफ़ बुक्स वगैरह, कि B1 सब्जेक्ट की 180 बुक हैं, B2 की 200 बुक हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है, द नंबर ऑफ B4 बुक इज़ हाउ मच परसेंट मोर देन B1 बुक्स। ठीक है जी, B4 की जो किताबें हैं वो कितनी हैं हमारे पास, 210। ठीक है, B1 की कितनी किताबें हैं, 180। इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये आ गया जी आपका डिफरेंस 30 का। ठीक रही बात। लेकिन अब आप ये देखिए कि किस पर पूछ रहा है, मोर देन ऑफ B1 बुक्स, और B1 कितनी है, 180, यानी कि 180 पर कितनी ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है। परसेंटेज निकालनी है तो 100 से गुना करती है। 0 0 3 6 18, 100/6 का मतलब होता है 16.66। ठीक रही बात। ये रहा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 2। इसको आप 50/3 करके वापस से कट भी कर सकते हैं। ठीक है रही बात।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो तरीके बताऊंगा, दोनों ही बहुत बढ़िया तरीके हैं, ध्यान से समझिएगा और इनमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। क्या कहता है क्वेश्चन में, कुछ ये चीज़ दी हुई है, ये एक नंबर है एक्चुअली जिसमें ए और बी हमें बताना है, इसका सम बताना है एंड में। ठीक है, जब हमें ए और बी पता चल जाएगा या हम डायरेक्ट सम निकाल देंगे। और ये जो कंप्लीट नंबर है ना, ये भाग्य है, मतलब विभाजित होता है 48 से, या मैं यार डायरेक्ट हिंदी विंदी क्या ही बोलूँ, 48 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। ठीक रही बात। अगर 48 से डिविजिबल है, इसका मतलब 48 क्या होता है भैया, 16 गुना 3। इसका मतलब ये नंबर 16 और 3 से भी होगा। 16 अपने आप में क्या होता है, या तो 2 की पावर 4 लगा लो या 4 की पावर 2 लगा लो। ठीक रही बात। इसका मतलब ये तो इवन वाली फॉर्म आ गई ये, और ये है ओड वाली फॉर्म। इतनी बात समझ में आई, इसको रब कर रहा हूँ, अब खेल चालू होता है। जैसे ही आपको पता चला कि ये नंबर 16 वाला हिसाब किताब तो मैं हटा कर चलता हूँ अभी, क्योंकि इवन नंबर जोड़ना है। सिर्फ बात कर लेता हूँ 3 की, क्योंकि 16 गुना 3 था। 3 से कोई भी नंबर कब डिविजिबल होता है, जब नंबर्स की डिजिट का सम कंप्लीटली 3 से डिविजिबल हो। अगर मैं इसकी डिजिट्स का सम करता हूँ तो कहने का मतलब मैं कुछ ये लिखूँगा, 9 जमा 8 जमा ए जमा 8 जमा 9 जमा बी। ठीक रही बात। और डिवाइड करूँगा 3 से। अब जब मुझे ये चीज़ पता चल गई यहाँ पर कि ये 9 और 8 कितना हो गया, ये 9 और 8 कितना हो गया, 17 और 17 34 हो गया। 34 की अगर मैं बात करूँ तो ये 34 प्लस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 3, कुछ ऐसे ही इतना ही आएगा यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं ऑप्शंस की। देखिएगा ऑप्शंस में डायरेक्ट अगर आप उठाते हो सबसे पहला ऑप्शन 8, और 8 रखते हो ए प्लस बी की जगह पर, तो 34 जमा 8 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। और 42 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, 3 एकम 3 3 चौक 12। ठीक रही बात। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर तुरंत ऐसे भी जा सकते हो। आपको यहाँ पर ये नहीं देखना कि भैया बी यूनिट प्लेस पर है तो क्या रखें, ए बीच में है तो वहाँ पर क्या लेकर जाएं। इस वाली चीज़ से आप थोड़ा सा अवॉइड कर जाओगे। ठीक है, और मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही तरीका है, क्योंकि आपको संपर्क खेलनी है चीज़ें। ठीक है, तो इससे कोई मतलब नहीं बनता कि यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या रहेगी या क्या कुछ रहेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे सामने, थोड़ा सा मैंने लार्ज किया है तो उसमें क्वेश्चन नंबर चल गया। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, सोल्यूशन देख लीजिएगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ़ आ इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फैन सोल्ड ऑफ कंपनीज C1 एंड C3। कहने का मतलब कि अगर ए जो है वो बराबर है C1 प्लस C3 कंपनी ने जितने फ़ैन बेचे, ये C1 है ये C3 है, यानी कि ये 50 और ये 63। ठीक है, अगर मैं 50 और 63 यहाँ पर ऐड कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 113 मिलेगा। ओके, उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट सीरीज की कि B इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ फैंस सोल्ड कंपनी C2 एंड C5। ये रहा C2, ये रहा C5। C2 ने 60 बेचे और C5 ने 70। अगर मैं B का टोटल नंबर निकालूंगा, C2 प्लस C5 के टोटल फैंस जितने सोल्ड किए तो कितना आ गया, 60 जमा 70 130 आ गया। और इनका रेशियो बताया तो 113 तो अपने आप में ऐसा नंबर है, कट पिट नहीं सकता। तो देख लो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ठीक है। इतना ही आपको करना है यहाँ पर, कुछ बहुत बड़ी ट्रिक वगैरह इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पब्लिकेशंस हैं, उन्होंने ये क्वेश्चन सोल्व ही नहीं किया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सारे पब्लिशर्स ने, बहुत सारी कंपनीज़ ने ये क्वेश्चन का चेंज कर दिया है। ठीक है, बताऊंगा कौन कौन है वो लोग, लेकिन इसका सोल्यूशन भी मैं वीडियो के बिल्कुल लास्ट में दूंगा। तो मैं इस क्वेश्चन से स्विच करता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुँचता हूँ। और ये काम आप पेपर में भी कर सकते हो। कौन सा काम, कि जब कुछ ऐसी चीज़ लगे कि आप अभी नहीं इसको अटैम्प्ट कर सकते, या नहीं आप उस पोजीशन में कि आप स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए इतना टाइम आप वहाँ पर डिवोट नहीं करना चाहते, तो आप उसका शॉर्ट ट्रिक क्या है क्वेश्चन का सोल्व करने का, वो भी मैं बताऊंगा आपको। तुक्का आप लगा सकते हो और बहुत बेहतरीन लगा सकते हो। ठीक है, तब तक क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। आफ्टर 6 ईयर आर सम इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज का क्वेश्चन है कि भाई 6 साल बाद एक प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, एक मूल अमाउंट, एक सिंपल साधारण ब्याज से एक हमें क्या नहीं, आर रेट पर, आर दर दे दी उसने, ट्वाइस हो जाता है, मतलब डबल हो जाता है खुद का। कहने का मतलब अगर मैं ये मान लेता हूँ कि 100 रुपये थे मेरे पास, वो 6 साल में 200 रुपये हो गए। मिश्र धन मेरा क्या आ गया, अमाउंट क्या आ गया, 200 रुपये आ गया। ये क्या था, मेरा प्रिंसिपल मतलब मूल था। अगर मैं बात करूँ कि 100 रुपये 200 रुपये बन गए कितने टाइम में, 6 साल में। इसका मतलब 6 साल में मेरा जो इंटरेस्ट रहेगा वो कितना रहा होगा, 100 रुपये रहा होगा ना। ठीक है, मतलब 6 साल में जो मेरा इंटरेस्ट रहा वो 100 रुपये ही बन गया। अब मैं आपको एक लाइन बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। 100 रुपये के ऊपर 1 साल में मिला हुआ ब्याज ही दर होता है। ठीक है, ये लाइन ध्यान से, बहुत ध्यान से आपने होपफुली सुनी होगी। अब जब मुझे पता चलेगा कि 100 रुपये के ऊपर
6 साल में 100 रुपये ही ब्याज मिला, मैं बोल सकता हूँ कि 1 साल में कितना ब्याज मिला रहेगा, 100/6 मिला रहेगा। 100/6 का मतलब होता है 50/3, और ये रहा आपका आंसर। ठीक है, 100 रुपये के ऊपर 1 साल में जो ब्याज मिलता है वही आपकी दर होती है। ठीक है, अब इस चीज़ को आप कर सकते हो जो आपका कन्वेंशनल मेथड है, वैसे भी कैसे देखिएगा। आप क्वेश्चन में जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे चीज़ें लिख सकते हो, मान सकते हो। इसने बोला कि भैया आपका मूलधन जो है वो पी अमाउंट था मान लीजिए, और आपका जो मिश्र धन है वो 2p हो गया कुछ टाइम बाद, कुछ अमाउंट नहीं दिया, तो मैं कहूँगा कि जी आपका इंटरेस्ट कितना बन जाएगा, मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर ये p ही आ गया। ठीक है, और टाइम आपका कितना था, 6 साल का दिया हुआ था। अब जब आप दर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, आप इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या कहता है, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। कहने का मतलब प्रिंसिपल गुना रेट गुना टाइम कितना है, 6/100। ठीक है ये बात। तो आप जब यहाँ से चीज़ें आप देख सकते हो कि वैल्यू जो आपको आर की वैल्यू मिली, और ये टोटल ब्याज कितना है आपका, पी ही ब्याज बना था ना, ये इंटरेस्ट कितना बना था, पी ही बना था, तो ये बराबर हम पी ही रख देंगे। इस पी से तो ये पी कैंसिल हो जाएगा, और आर को जब हम निकालने लगेंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा, वही 50/3 यहाँ से भी मिल गया। ठीक रही बात, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे ये मेंसुरेशन से है, और मैंने ये फिगर थोड़ा सा बना दिया था कि टाइम ना वेस्ट हो। क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। आ सर्कल ऑफ रेडियस 21, कि हमारे पास एक सर्कल है 21 रेडियस का, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है एक राइट एंगल ट्राइंगल में। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब ये वाला जो कोण है वो 90 डिग्री का रहेगा। इफ़ बेस एंड हाइट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, जो बेस और हाइट है वो 3:4 की रेशियो में है, ये 3 और ये 4 है, देन व्हाट विल बी द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। हमें ये वाली साइड बतानी है, ये वाली साइड बतानी है। आपको पता है ना राइट एंगल ट्राइंगल में जो ट्रिपलेट काम करते हैं हमारे, अगर ये 3 है ये 4 है तो ये 5 हो जाएगी। ये तो आपने बहुत पहले बचपन से ही आप पढ़ते हुए आ रहे होंगे, क्योंकि 3 का स्क्वायर जमा 4 का स्क्वायर बराबर होगा आपका 5 का स्क्वायर के। देख लीजिएगा, 3 3 9 जमा 4 चौक 16, 16 और 4 25, और वो किसका होता है, 5 का स्क्वायर होता है। हो गई बात जी, क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, ये देखिएगा, हाइपोटेन्यूज पूछी गई है एग्जैक्ट। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो चीज़ हमें दी गई थी 3 और 4, वो दी गई थी रेशो में, ना कि नंबर में। इसका मतलब ये जो वैल्यू आई वो भी अपने आप में रेशो में रहेगी, ना कि नंबर में। इसलिए आपका आंसर यहाँ पर आप देख सकते हो। अब आप कहोगे जी 5 का मल्टीपल होगा तो जी 65, 85, इनको कैसे एलिमिनेट करोगे। बहुत थोड़ा छोटा सा तरीका है। उसकी तरीका ये है कि जब आपको पता चल गया कि इस सर्कल की रेडियस 21 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस सर्कल की ये जो बाहरी, मान लीजिए एक तार था, इस तार को ही तोड़ मरोड़ कर इन्होंने यहाँ पर ट्राइंगल बना दिया था। इसका मतलब इसका 2πr जो सरकमफ्रेंस रही होगी वो 2πr रही होगी, और 2πr की वैल्यू कितनी आ गई, 2 गुना 22/7 गुना 21, 7 या 21, 22 गुना 2 या 22 गुना मैं 5 ही डायरेक्ट कर लेता हूँ, कितना आ गया 132। इसका मतलब ये वैल्यू 132 कौन सी रहेगी, 3 जमा 4 जमा 5। क्यों, क्योंकि इसी तार से आपकी ये ट्राइंगल बनी है। अब 5 और 4 9 और 3 12, यानी कि 12 की वैल्यू 132 है। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब 5 की वैल्यू निकालनी है। 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 11 हो जाएगी। ठीक है, 12 एकम 12, 12 एकम 12, और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 गुना 5 55 हो जाएगी। ये रहा आपका आंसर। ठीक रही बात। ऐसा नहीं है कि आपने 5 निकाल लिया जी, 3 4 और ये 5 हो गई, 5 तो ऑप्शन में ही नहीं है। नहीं, 3 और 4 यहाँ पर रेशो में था, ना कि नंबर में। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर रेशो आपकी 3 का मतलब यहाँ पर रेशो के तौर पर अगर मैं 2 से गुना कर दूँ तो 3 दूनी 6 और उधर 8 हो, 6 और 8, उसका मतलब भी 3:4 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 5। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, कल की वीडियो में भी। अच्छा, एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मुझसे पूछा था बच्चे ने, उसका वो क्वेश्चन भी मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा लास्ट में। ठीक है, सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिएगा ज़रूर। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाली चीज़ें हैं, ध्यान से सुनिएगा जरूर। एक रनर है जो कि दौड़ लगा रहा है, वो 6 बजे एक पॉइंट से दौड़ना शुरू कर देता है। मैं थोड़ा सा ये बना भी देता हूँ यहाँ पर। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, जो R1 यानी कि रनर 1 और रनर 2 है। ये रनर 1 जो है वो 6 बजे यहाँ से दौड़ लगाना स्टार्ट करता है, और ये जो रनर 2 है वो 8 AM पर यहाँ से दौड़ लगाना स्टार्ट करता है। कहने का मतलब अगर ये 6 बजे यहाँ से दौड़ लगाना स्टार्ट करता है, और वो भी 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से,
तो 8 बजे तक, कहने का मतलब जब तक ये रनर 2 दौड़ना स्टार्ट करता तब तक रनर 1 कहीं ना कहीं यहाँ पहुँच जाता, ठीक है, 2 घंटे में। और ये कितना डिस्टेंस है, 7 दूनी 14, कहने का मतलब 2 घंटे, 2 घंटे कौन से, 6 से लेकर 8 बजे के बीच का टाइम। और 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कहीं ना कहीं रनर 1 14 किलोमीटर ऑलरेडी कवर कर चुका होगा। अब रनर 2 दौड़ना स्टार्ट करता है। बोला गया है कि, पूछा गया है कि रनर 2 जो है वो रनर 1 को कब क्रॉस कर जाएगा, ओवरटेक कर जाएगा। ठीक रही बात। तो अब बात आई है कि रनर 2 की जो स्पीड दी है वो 14 किलोमीटर पर आवर दी है, कहने का मतलब डबल स्पीड से भाग रहा है। अब रनर 2 जो है उसको 14 किलोमीटर जो रनर 1 ऑलरेडी कवर कर चुका है उस डिस्टेंस को कवर करना है। कितनी स्पीड से कवर करना है, किस करीब पर चलेगी। रिलेटिव स्पीड का मतलब कि रनर 1 की स्पीड कितनी है, 7 किलोमीटर, रनर 2 की कितनी है, 14 किलोमीटर। अगर 14 किलोमीटर वो बंदा एक भाग रहा है तो पहले वाला भी तो 7 किलोमीटर भाग रहा है। अगर रिलेटिव स्पीड की बात करूं तो कितनी आ गई, 14 - 7, 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रिलेटिव स्पीड है। ठीक है, और ये वही स्पीड है जिससे रनर 2 रनर 1 को ओवरटेक करेगा। ठीक है, तो ये आ गया जी आपका 2 घंटे। कहने का मतलब ये जो 14 किलोमीटर ऑलरेडी यहाँ पर कवर किए जा चुके हैं रनर 1 के द्वारा, रनर 2 इस डिस्टेंस को कवर करने में 2 घंटे लगा देगा। कवर मतलब पकड़ते वक्त उसको। ठीक है, और 8 बजे इसने दौड़ना शुरू किया है तो 8 + 2 करीब 10 बज जाएंगे और 10 बजे वो उसको ओवरटेक कर जाएगा। ये रहा आपका आंसर। ओके, आई होप मैंने जो भी वर्ड बोले हैं उनका सिलेक्शन बिल्कुल ठीक रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मुझे वापस से बता दीजिएगा। ठीक है, अब मैं वो प्रीवियस क्वेश्चन ले लेता हूँ। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 पर वापस आया हूँ और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन। इसका कैलकुलेशन पता नहीं आप कैसे पेपर में करोगे। अगर बात कैलकुलेशन की आती है तो भैया चाहे मैं हूँ या आप हो, मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप छोड़ कर आओ। लेकिन जब बात तुक्के की आती है या फिर एक ऐसी तरीके से आंसर क्लिक करने की आती है कि आपका एक्यूरेसी वहाँ पर गड़बड़ ना हो, उस तरीके से देख लीजिए। आई होप इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता अगर आप इस तरीके से चीज़ें देखना मतलब सीख जाओ तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, एक रेडियस का है, मतलब रेडियस ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर, एक सिलेंडर की रेडियस 23 बोली गई है, उसकी हाइट 26 है। कहने का मतलब यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये 23 है और ये कंप्लीट इसकी हाइट ये है 26। ओके, इसमें 3 हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। क्या करना है ना, आर रिमूव्ड फ्रॉम ईच बेस। 2 बेस हो गए भाई इसके, एक ये वाला और एक ये इधर वाला। दोनों बेस से 3 हेमिस्फीयर रिमूव करने हैं। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिलेंडर, जो बाकी बचा हुआ सिलेंडर है उसका एरिया क्या होगा, हमें ये बताना है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं सॉल्यूशन की। भैया आर आपके पास है, हाइट आपके पास है और जो रिमूव करना है हेमिस्फीयर उसकी रेडियस आपके पास है। सबसे पहले फॉर्मूले की बात करता हूँ। जब मुझे टोटल एरिया निकालना है तो आप लगा सकते हो 2πRH। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको करना बिल्कुल भी नहीं है, ये सीधी सी बात है। ये उन लोगों के लिए लिख रहा हूँ जो ये बोलेंगे कि जी आंसर आएगा तो आएगा कैसे। 2 × 3 और ये 2πr², ये कहाँ कहाँ से कौन कौन सी वैल्यू उठाई है वो भी बताऊँगा, प्लस 2πr² माइनस 3πr²। आर आपके पास है, एच आपके पास है। जो कैपिटल आर है और जो कैपिटल एच है वो सिलेंडर के लिए है और जो स्मॉल वाली है ये πr² की वो आपकी है इसके लिए 3.5 वाली। आप वैल्यूज़ पुट कर लीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा बिल्कुल एग्जैक्ट यही। अब मैं अपने सॉल्यूशन की बात करता हूँ कि मैं किस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करता हूँ या आप लोगों को कैसे सिखा सकता हूँ। जब आपको पता है कि हर वैल्यू आपके पास पाई की फॉर्म में है, पाई की फॉर्म की बात करें तो 22/7 आपको पता चलता है। और जब आप ऑप्शंस पर नज़र डालते हैं तो आपको ये भी पता चलता है कि सभी ऑप्शंस कंप्लीट नंबर में हैं। कंप्लीट नंबर में है इसका मतलब जो भी यहाँ ऊपर कुछ एक सम आया होगा, मल्टीप्लिकेशन आया होगा, कुछ भी आया होगा, वो 7 से कंप्लीटली डिवाइड हुआ होगा। इसका मतलब जो बाकी रिमेनिंग नंबर होगा वो भी कहीं ना कहीं 7 का मल्टीपल रहा होगा। ठीक रही बात। या मैं सिर्फ इतनी बात कहूँ कि वो 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें अगर मल्टीप्लाई भी किया है तो ऊपर 22 है और 22 अपने आप में होता है 11 × 2। ठीक है, इसका मतलब वो 11 का मल्टीपल रहा होगा, यस और नो। ठीक रही बात। अब मैं आता हूँ ऑप्शंस के ऊपर। जैसे ही मैंने ऑप्शन देखे तो मैं सबसे पहला भाई 7315 है, क्या ये 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल है? हाँ जी है। 7 × 7, 0 लगाएंगे, 7 × 4 = 28 और 7 × 5 = 35, कट जाएगा। 11 का मल्टीपल है? हाँ जी है। आपको डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम
करके उनका डिफरेंस अगर 0 होता हो या फिर 11 या 11 का कोई मल्टीपल बनता हो, वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। या ऑल्टरनेट डिजिट 7 और 1 8, 5 और 3 8, 8 घटा 8 0, इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर 11 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं उसका मल्टीपल भी मिलेगा आपको, ठीक है, क्योंकि नंबर बड़ा है, मैंने इसलिए मान लिया। ठीक रही बात, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बाकी सभी ऑप्शंस, अब आप कहोगे कि जी ये इधर 9 4 8 5 नहीं होगा जी। आप देखो, ना ही ऑल्टरनेट डिजिट का सम 11 का मल्टीपल बन रहा है, ना ही ये कटेगा। अगर मैं कहता हूँ 8 और 1 9, 5 और 4 9 जी, 11 से तो कंप्लीटली डिविजिबल है, लेकिन 7 से है क्या? 7 से करके देखो। ठीक है, कहने का मतलब कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी हैम्पर होंगी ही होंगी बाकी सभी ऑप्शंस में। अगर कहीं मैच कर भी जाए या नहीं भी करे, तो मैंने आपको ये चीज़ एक तुक्के के तौर पर बताई है, आपका सेटिस्फाई कर जाएगा तो 1 नंबर मिलेगा, बल्ले बल्ले है। हो सकता है उसी 1 नंबर की बदौलत आप पेपर क्लियर कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच करता हूँ एक। देखिएगा, ये स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये किसी कैंडिडेट ने, किसी सब्सक्राइबर ने पूछा था। और क्वेश्चन में बोला गया कि एक कुर्सी जब 119 रुपये में बेची जाती है तो उतने ही % लाभ होता है जितना कुर्सी का लागत मूल्य है। लागत मूल्य आप क्रय मूल्य भी बोल सकते हो। कहने का मतलब जितने रुपए में कुर्सी खरीदी गई उतने ही % का उसको लाभ हुआ और 119 रुपये में उसको बेच दिया। हमें लागत मूल्य बताना है क्या होगा। इसका एक बहुत अच्छा ट्रिक है। मैंने डायरेक्ट उनको आंसर बता दिया 70। बिल्कुल जी, मुँह ज़बानी में बता सकता हूँ इसका आंसर 70। कैसे बता सकता हूँ? ये जो नंबर मैंने देखा ना, जब मुझे पता चला कि क्रय मूल्य और प्रॉफिट % मेरा सेम है, ध्यान दीजिएगा, जब मेरा क्रय मूल्य या लागत मूल्य और प्रॉफिट % मेरा सेम है, तो मैं क्या करूँगा ना, 2 ऐसे नंबर चूज करूँगा, 1 नंबर और 2 नंबर ऐसे नंबर चूज करूँगा जिनका डिफरेंस, यानी कि अगर मैं उनको घटाऊँ एक दूसरे में से तो डिफरेंस 10 आए, लेकिन जब मैं उनको गुना करूँ तो मुझे 119 मिले। मुझे पता चला कि ऐसे 2 नंबर 17 और 7 हैं। 17 सत्ते 119 होता है, दोनों का डिफरेंस कितना है 10, और उनका मल्टीप्लिकेशन कितना है 119। अब मैं कहूँगा कि मुझे लागत मूल्य बताना है, क्रय मूल्य बताना है, खरीदी हुई वैल्यू, ठीक है, उसके ऊपर लाभ हुआ रहेगा। इसका मतलब क्रय मूल्य कोई छोटा नंबर रहा होगा, और जो छोटा नंबर रहा उसके सामने मैं एक 0 चिपका दूंगा, यही मेरा आंसर होगा। ठीक रही बात। ये चीज़ें विक्रय मूल्य वाले केस में भी है, उसमें बड़े नंबर में चिपक जाती है। इतनी ही बात है। ठीक, अब इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने उनको दिया। एक्सप्लेनेशन क्या है वो भी देख लो। देखो, मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बताया उनको, रिप्लाई करके आप पढ़ सकते हो बेशक। ठीक है, कि 2 ऐसे नंबर चूज करो जिनका डिफरेंस 10 हो, उनका मल्टीप्लिकेशन 119 आए, एंड स्मॉल नंबर के सामने 0 लगा दो, वही आंसर होगा। ठीक है, सोल्यूशन भी मैंने उनको ये दिया जो मैंने अभी आपके सामने स्क्रीन पर किया, और उसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन भी दिया, ऐसा नहीं है कि मैंने सब कुछ तुक्केबाजी में किया है, बिल्कुल भी नहीं। क्या किया है एक्सप्लेनेशन में वो भी ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला कि जब आपका सीपी एक वैल्यू है, मान लीजिए मैं एक्स मान लेता हूँ, यहाँ पर मैंने ए माना है, मैं मान लेता हूँ कि एक्स रुपये में मैंने खरीद रही होगी, और मैंने कितना क्या होगा, गुना करूँगा, यानी कि प्रॉफिट निकालना। अगर मान ले मैं बोल देता हूँ कि यार 50% का प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब मैं 150/100 करता हूँ ना, इसका मतलब मैं 50 उस 100 में ऐड कर देता हूँ। अब अगर जब मैं प्रॉफिट % मुझे पता चल गया कि एक्स रुपये में मैंने खरीदी थी और x% ही मुझे प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि 100 जमा एक्स, ये मेरा प्रॉफिट रहा होगा, डिवाइडेड बाय 100, और मुझे 119 मिल गया होगा। ये मेरी एक इक्वेशन बन गई। जैसे ही ये इक्वेशन बन गई, अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ये x है, ये अंदर 100 जमा x है। अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा ये, कि x और x का स्क्वायर आ जाएगा। अरे भैया तुम बंद हो जाओ। x का स्क्वायर जमा 100x बराबर 1119, और ये 100 इधर चला जाएगा, 00 चिपक जाएगा। इसको उठाकर इधर लेकर आओगे, माइनस में आ जाएगा, कुछ इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, और आप उसके मिडल टर्म स्प्लिट करोगे, आपको आंसर मिलेगा 70। आई होप आपको चीज़ें बेहतर लगी होंगी, शॉर्ट ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी, और यही काम करेंगे, यही आपको सफलता दिलाएंगे एग्जाम में। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, अपना फीडबैक जरूर दिया कीजिएगा, और दे ही देते हो खैर, और अभी भी दे देना। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।